हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे स्विट्जरलैंड का संविधान। और स्विट्जरलैंड के संविधान में हमने शुरुआत की थी उसकी विशेषताओं से। हम सभी को ज्ञात है कि स्विट्जरलैंड कितना खूबसूरत राष्ट्र है, बहुत ही खूबसूरत देश है। जिस प्रकार से भारत में कश्मीर को जो माना जाता है, उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड की भी विशेष प्रकार की व्यवस्था से उसको माना जाता है कि बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। और जॉन ब्राउन मैसन ने तो इसे स्विट्जरलैंड को अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप कहकर इसकी उपमा दी है कि ये शांति का द्वीप है। इसकी राजधानी है बर्न और ये 1600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और ये विश्व का सबसे छोटा राष्ट्र है। यहाँ मात्र 50 लाख जनसंख्या है, जिनमें से 74 जर्मन निवासी हैं और 26% अन्य राष्ट्र के लोग हैं। अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा यहाँ जर्मन है। तो हमें इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड कैसा है, एक द्वीप है जो अशांति में शांति के द्वीप से के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है, केवल 50 लाख जनसंख्या है और इसका फैलाव क्षेत्र भी कम है, 1600 वर्ग मील। तो ये बहुत ही खूबसूरत देश है और सबसे छोटे देश के राष्ट्र के रूप में भी इसको माना जाता है कि ये बहुत ही सबसे छोटा राष्ट्र है। तो जहाँ पर छोटा राष्ट्र है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनसंख्या में से जो अधिकांशतः भाषा बोली जाती है वो जर्मनी है, लेकिन यहाँ पर अन्य राष्ट्रों के लोग भी यहाँ रहते हैं और रोमन, फ्रेंच और इटालियन भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है, पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जर्मन है। इसकी राजधानी का नाम बर्न है। ये हमने संक्षिप्त जो इसका परिचय था उस पर दोबारा से इस पर टिप्पणी की है। तो संविधान की विशेषताओं के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता भी बेहद अनोखी है। जिस प्रकार से ये शहर अनोखा है, उसी प्रकार से ये राष्ट्र अनोखा है, देश अनोखा है, तो यहाँ का संविधान भी अनोखा है। हमने पढ़ा कि अनोखी कार्यपालिका है, यहाँ पर संघीय परिषद है, जहाँ पर अनोखी व्यवस्थापिका की व्यवस्था भी यहाँ पर अलग है। तो इस प्रकार की विभिन्नताओं के माध्यम से इस राष्ट्र की विशेषता भी विशिष्ट बनी हुई है। उन्हीं विशिष्ट विशेषताओं के क्रम में हम भाग 3 को पढ़ने जा रहे हैं और वो है संविधान की विशेषता भाग 3। उसमें 12 विशेषताओं को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं 13वीं विशेषता और वो है शक्तिहीन न्यायपालिका। कि न्यायपालिका का नाम जैसे ही आता है तो न्यायपालिका से हमें क्या नजर आता है, सर्वोच्च न्यायालय नजर आता है, संविधान नजर आता है और संविधान द्वारा शासन व्यवस्थाओं को चलाने वाली प्रक्रियाएं नजर आती है। जितने भी पद हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं और जितनी भी कार्यवाहियां हैं, जो शासन की विधियां हैं, वो सब संविधान के अनुसार चलाई जाती हैं और वो भी सभी सर्वोच्च न्यायालय के पास उसकी शक्तियां होती हैं, ऐसा हमें मालूम है। लेकिन ये जानकर आश्चर्य होगा आपको कि स्विट्जरलैंड की जो न्यायपालिका है वो शक्तिहीन न्यायपालिका की श्रेणी में आती है। क्यों, इसको हम पढ़ते हैं कि क्यों ये शक्तिहीन न्यायपालिका मानी जाती है। कि स्विस न्यायपालिका केवल कानूनों की व्याख्या ही कर सकती है, उसकी समीक्षा या उसमें संशोधन करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। यह शक्ति संघीय व्यवस्थापिका को ही दी गई है। कि स्विस न्यायपालिका में जो वे केवल कानूनों की व्याख्या कर सकती है, लेकिन ना तो उसकी समीक्षा कर सकती है और ना ही वो उसमें किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्विस न्यायपालिका कैसी न्यायपालिका है,
एक शक्तिहीन न्यायपालिका है। यदि हम भारत की सर्वोच्च न्यायालय की तुलना करते हैं स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय से, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय काफ़ी शक्तिशाली है, क्योंकि उसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है और वो किसी भी कानून को रद्द कर सकती है, संशोधित कर सकती है या कुछ समय तक उसको वापस लोकसभा या राज्य में सभा में भेज सकती है। यदि वहाँ से पारित होकर दोबारा आ जाता है तब तो उसको जरूरी हो जाता है उसे पारित करना, लेकिन फिर भी उसके पास अधिकार है। लेकिन स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका के पास यह अधिकार नहीं है, वो केवल कानूनों की व्याख्या कर सकती है, इसलिए वो शक्तिहीन है। अगली विशेषता है कैंटनों के अलग अलग संविधान। भारत में एक ही प्रकार का संविधान है जो पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में कैंटनों में अलग अलग कानून संविधान की व्यवस्था है और ये अलग अलग संविधानों में पर्याप्त भिन्नता है। जब ये अलग अलग कैंटन है तो वहाँ की बहुत सारी बातें भी भिन्न भिन्न है कि किस प्रकार से ये अलग अलग तरीके से संविधानों में अपनाई गई है। अमेरिका के समान स्विट्जरलैंड में भी संघ की इकाइयों और उन्हें जिन्हें कैंटन कहा जाता है, जो भी संघ की इकाई है उसे स्विट्जरलैंड में कैंटन कहते हैं। और ये कैंटन सभी में अलग अलग संविधान है जो नागरिकों को कानूनों में बांधे रखते हैं। कि जो पूरा स्विट्जरलैंड का संविधान है वो अलग है, लेकिन कैंटनों का अलग अलग संविधान है और नागरिकों को कानून के दायरे में रखने के लिए ये कैंटनों के अलग अलग संविधान वहाँ की विशिष्ट विशेषता बने हुए हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है स्थायी तटस्थता। स्थायी का अर्थ होता है हमेशा के लिए और तटस्थ का अर्थ होता है प्रतिक्रियाहीन। तो ये स्विट्जरलैंड जो है वो प्रतिक्रियाहीन राष्ट्र की श्रेणी में आता है। कैसे? हम सभी को ज्ञात है कि विश्व 2 महायुद्धों से जूझ चुका है। 2 विश्व युद्ध जो हुए हैं उसकी विभीषिका से हम सभी वाकिफ हैं कि किस प्रकार से ये जो विश्व युद्ध में इतने सारे राष्ट्रों ने सहभागिता दी और सहभागिता के बाद इतने अधिक राष्ट्रों ने जो युद्ध में उनको हानि हुई है उन सब के बारे में भी हम जानते हैं। जन और धन दोनों की हानि होती है। जन, धन और मन की भी कहें तो मन भी काफ़ी शुद्ध होता है जब विश्व युद्ध में ऐसे लोगों के परिवार जो है उजड़ जाते हैं, तो वहाँ पर इतनी हानि को हम देख चुके हैं। तो इस हानि को रोकने के लिए स्विट्जरलैंड में स्थायी तटस्थता की नीति को अपनाया है और इसने दोनों ही विश्व युद्धों में भाग नहीं लिया है। ये जीके का भी प्रश्न है और सामान्य जानकारी के रूप में भी आपको पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने की वजह से इस बात का ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया है। वो कभी भी उसमें भाग नहीं लेता, इसीलिए उसकी विशेषता है कि वो स्थायी रूप से तटस्थ बना रहा, प्रतिक्रियाहीन बना रहा। कि स्विट्जरलैंड ने दोनों विश्व युद्धों में भाग नहीं लेकर अपनी स्थायी तटस्थता की नीति को दर्शाया है और विश्व में अपनी पहचान बुलंद की है। अगला पॉइंट है अनेक राष्ट्रभाषाएं। जैसा परिचय में बताया गया था कि स्विट्जरलैंड में मात्र 50 लाख जनसंख्या ही निवास करती है, लेकिन यदि हम राष्ट्रभाषाओं की बात करते हैं तो प्रत्येक राष्ट्र में 1 या 2 राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड यहाँ भी विशिष्टता लिए हुए है और यहाँ पर 4 भाषाएं राष्ट्रभाषा, यहाँ भी 4 राष्ट्रभाषा लेकर स्विट्जरलैंड अपनी विशिष्टता बनाए हुए है और ये 4 भाषाएं हैं जर्मन, रोमन, फ्रेंच और इटालियन। तो इन 4 राष्ट्रभाषाओं को
बोलने वाले अधिकांशतः जर्मन भाषा बोलते हैं। वहाँ के अधिकांश नागरिक जो है वो जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 74% जनता जर्मन भाषा को इस्तेमाल करती है। लेकिन जो 26% बचा हुआ है वो रोमन, फ्रेंच और इटालियन भाषा का प्रयोग करती है। तो ये 4 राष्ट्रभाषाओं वाला राष्ट्र है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, शक्ति पृथक्करण का अभाव। हमने अमेरिका का जब संविधान पढ़ा था तो अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन सिद्धांत को हमने बहुत अधिक गहराई में जाकर पढ़ा था कि किस प्रकार से शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन सिद्धांत अमेरिका के संविधान की एक मेरुदंड के रूप में वो कार्य करता है। शक्ति का मतलब जो सरकार की तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों की बात हो रही है। शक्ति पृथक्करण का अर्थ होता है अलग अलग करना, कि सरकार के तीनों प्रमुख अंगों की शक्तियों को अलग अलग करना ही शक्ति पृथक्करण होता है। और उसके साथ साथ अमेरिका में नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत को भी अपनाया गया है कि ये शक्तियां जो है सरकार के तीनों अंगों की, वो कहीं एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण ना कर ले। ये तीनों ही शक्तियां कहीं एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाएं, कहीं किसी को कम या किसी को ज़्यादा शक्ति ना मिले। इसलिए सभी को समान शक्तियों से वहाँ पर पोषित किया गया है और उस पोषण के बाद में वो सभी एक दूसरे से नियंत्रित रहती हैं। तो एक दूसरे से नियंत्रित होने के बाद भी ये जनमत से भी पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं, तो ये वहाँ की एक विशिष्ट पहचान है। लेकिन स्विट्जरलैंड में उसी शक्तियों के पृथक्करण का अभाव पाया गया है। क्यों पाया गया है? कि हमने देखा कि यहाँ की कार्यपालिका भी विशिष्ट है, अनूठी है और व्यवस्थापिका भी अनोखे अंदाज को प्रस्तुत करती है और न्यायपालिका के पास में कुछ विशिष्ट शक्तियाँ है नहीं। तो इन शक्तियों के अभाव के कारण ही स्विट्जरलैंड के संविधान में शक्ति पृथक्करण का पूर्ण अभाव देखा गया है। इसने मिश्रित व्यवस्थाओं को अपनाया है और अपनी सूझबूझ और अपनी राष्ट्र की विशेष व्यवस्थाओं को बनाकर एक अनोखी पहचान इसने कायम की है। स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चुनाव संघीय विधानसभा करता है। तो जो विधानसभा है, संघीय विधानसभा यानी व्यवस्थापिका जो है वहाँ की केंद्र की, वो संघीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चुनाव करता है तथा न्यायपालिका के संविधान की अभिभावक या संरक्षण होती है। न्यायपालिका क्या करती है? संविधान की संरक्षिका भी है, अभिभावक भी, वही कार्य अभिभावक का भी उसी का है। और स्विस कार्यपालिका संसद में से ली जाती है। हमें ज्ञात है कि कार्यपालिका जो है संसद में से ली जाती है, जिसे संघीय परिषद का नाम दिया जाता है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं, जो स्विट्जरलैंड के संविधान की विशिष्ट पहचान को दर्शाती है, संघीय परिषद। तो वो संघीय परिषद व्यवस्थापिका में से ली जाती है, कार्यपालिका में से, संसद में से ली जाती है इस कार्यपालिका को, और कार्यपालिका सदैव ही संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः स्विट्जरलैंड में शक्ति पृथक्करण का पूर्ण अभाव है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में एक प्रकार का संबंध कायम हो जाता है, क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो संसद में से ही लिए जाते हैं, यानी व्यवस्थापिका में से ही लिए जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का पूर्ण अभाव देखा गया है। अंतिम विशेषता की ओर बढ़ते हैं और वो है संघीय क्षेत्रों में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। कि स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय क्षेत्रों में यदि हम देखते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन पूर्ण रूप से गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि न्यायपालिका पूर्ण रूप से शक्तिहीन है। न्यायपालिका के पास कोई शक्तियां हैं नहीं
उसके पास शक्ति पृथक्करण का भी पूर्ण अभाव है। इसीलिए जो न्यायिक पुनरावलोकन का भी वहाँ पर अभाव है कि न्यायपालिका के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को रोक सके, रद्द कर सके या संशोधित कर सके। वो केवल कानूनों की व्याख्या कर सकती है, कानूनों को संरक्षक बन सकती है, उसकी अभिभावक बन सकती है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड के संविधान को एक अलग प्रकार की व्यवस्थाओं से ग्रसित है वो, इसीलिए वहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव उसे विशेष महत्व नहीं दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में, जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया था। याद रहे, 1998 में संघीय सर्वोच्च न्यायालय का इसको नाम दिया गया था और ये संघीय सर्वोच्च न्यायालय कैंटनों के कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकते हैं। किसे? संघीय सर्वोच्च न्यायालय कैंटनों के कानून को और प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकती है, परंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उसे ऐसा कोई ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर जो व्यवस्था है कि जो स्विस जनता है वो लोक निर्णय का अधिकार द्वारा वहाँ पर संघीय व्यवस्थापिका जो है उसे संघीय व्यवस्थापिका के किसी भी निर्मित कानून को वो घोषित कर सकती है और स्विस जनता लोक निर्णय के द्वारा ये अधिकार उसे संघीय व्यवस्थापिका के द्वारा दिया गया है कि ऐसा कोई भी आदेश नहीं है जो संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उसे प्राप्त हो और ये उस अधिकार को अवैध घोषित नहीं कर सकती। केवल कैंटनों के जो कानून बनाए जाते हैं, कैंटनों के जो अधिकार हैं, उनको तो वो संशोधित कर सकती है, लेकिन जो संघीय संसद के द्वारा कानून बनाए गए हैं उन्हें ना तो संशोधित कर सकती है, ना रद्द कर सकती है और ना पुनः विचार के लिए भेज सकती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय क्षेत्रों में न्यायिक पुनरावलोकन का पूर्णतः अभाव है और इसी वजह से स्विट्जरलैंड का संविधान कई सारी विशेषताओं को लेकर चलता है।